दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रंगोली पांडे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम आयाम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार एक नए विषय पर चर्चा करती हूं और आज भी मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है श्रमिकों के लिए, जिसका पूरा फ़ायदा वो नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं होती, तो पूरा लाभ कहाँ से मिलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप पूरा लाभ उठा पाएँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है श्रमिकों के अधिकार एवं कानून, और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं ये हैं प्रोफेसर वाणी भूषण जी। ये लॉ के प्रोफेसर हैं और संकायाध्यक्ष हैं पटना विश्वविद्यालय पटना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम आयाम में। धन्यवाद। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में मुझे सौभाग्य मिला। मैं आज श्रमिक से संबंधित अधिकार और उनके कानून के बारे में बता पाऊँगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आज का हमारा चर्चा का विषय है श्रमिकों के अधिकार और कानून, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि श्रमिकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है उसके बारे में आप सबसे पहले बताइए। सर्वप्रथम भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 का संदर्भ मैं यहाँ लेना चाहूँगा, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर एंड बेगार, मतलब बलात् श्रम और बेगार नहीं लिया जाएगा, उसका प्रतिषेध किया गया है। और दूसरे साथ साथ अनुच्छेद 24 में जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम है, उसका निषेध किया गया है। आप सबको पता होगा कि लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो औपनिवेशिक काल के थे। भारत के संविधान लागू होने के बाद बहुत सारे जो मूल अधिकार प्राप्त हुए, उसमें से जो श्रमिकों के संदर्भ में भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं। जब इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि जो लेबर लॉ है उसमें बहुत सारे जो कानून हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, ये सारे जो कानून हैं उनके जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है और जो सोशल जो सिक्योरिटी है उसके संदर्भ में विशेष प्रावधान करती है कि कैसे असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनके जो नियोक्ता है और जो श्रमिक है के बीच में अच्छे संबंध हो सके, जिससे आर्थिक उन्नति और भारतीय जो अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं या श्रमिक हैं उनको कैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है, इसके संदर्भ में लेबर लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, जिसके संदर्भ में उनके कल्याण के बारे में ये सारी बातें बताती है। सर, श्रमिक कार्ड क्या है और श्रमिक को होने वाली सुविधाएं क्या है और श्रमिक इसे कैसे प्राप्त करे, इसके बारे में बताइए। हमारे देश की बहुसंख्य आबादी फार्मिंग और कल्टीवेशन, मतलब कृषि से जुड़े हुए हैं और डेली वेजेज लेबरर हैं, श्रमिक हैं। उन लोगों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा है और जो उनके जो पेमेंट ऑफ वेजेज है उसको सम्मिलित रूप से उनकी सुविधाओं प्रदान किया जाए, इसके लिए केंद्र और राज्य के द्वारा सम्मिलित रूप से लेबर कार्ड इशू किए जाते हैं। ये जो लेबर कार्ड है दो प्रकार के हैं, एक बिल्डिंग कार्ड और एक सोशल कार्ड। यह जो बिल्डिंग कार्ड और जो सोशल कार्ड है वह दो श्रेणी में इसलिए रखा गया है कि जो लाइसेंस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके अधीन कार्य करने वाले जो श्रमिक है उनको बिल्डिंग कार्ड मिलता है, जिससे कि उनकी जो फैसिलिटीज़ है और वो जो केंद्र प्रायोजित जो बेनिफिट्स है उसको प्राप्त कर सके। और जो सोशल कार्ड्स है, ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो कि जिनके नियोक्ता नहीं है, जो कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के अधीन काम नहीं करते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो प्रायोजित जो योजना है जिसका लाभ उन्हें दिया जा सके, इसलिए यह कार्ड दिया गया है। इस कार्ड के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि जो यह कार्ड है उसके जो बेनिफिट्स है उसमें सम्मिलित है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, शिशु जन्म सहायता, जननी विवाह सहायता, शिशु जीवन बीमा, गरीब श्रमिकों के लिए जो होम ऋण है वो, असिस्टेंस फॉर बाईसाइकिल, जो ऐसे
निर्धन जो श्रमिक है, जो चलने में असहाय है, उनको ट्राईसाइकिल और इसके अलावा पेंशन योजना, ये सारे जो सोशल सिक्योरिटी जो लेजिस्लेशन है वो मिलते हैं। इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो सरकार के जो श्रमिक जो संसाधन विभाग है उसके पोर्टल पे जा कर के वो अप्लाई करेंगे, या तो जिला श्रमिक कार्यालय से भी वो अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, राशन कार्ड एवं अपने परिवार के जो आधार कार्ड है उनको लेकर के जाना होगा। और इसके साथ साथ एक न्यूनतम प्रोसेसिंग फ़ी भी रखी गई है जिसको लेकर के वो अप्लाई करेंगे और उन्हें ये जो लेबर कार्ड है वो प्राप्त हो सकेगा। और इसके आधार पे राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित जो योजना है उसका लाभ उठा सकेंगे और इसके साथ साथ जो बेनिफिट्स हैं और जो फैसिलिटीज़ है उनको प्राप्त हो सकेगा। सर, बिहार में संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से जो की जा रही है प्रयासों और कानून के बारे में बताएं। मैं इसके संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कौन से हैं। संगठित क्षेत्र का मतलब है कि ऐसे श्रमिक जो कि किसी लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर के अधीन काम करते हैं, किसी संस्थान में काम करते हैं, और जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो कल्टीवेशन, फार्मिंग, डेली वेजेज के रूप में काम करते हैं। श्रमिक का मतलब ही है कि किसी भी उद्योग धंधा में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें श्रमिक कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके संदर्भ में जो कानून है, जिस कानून को हम लोग जानते हैं प्रमुख रूप से श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। हम जानते हैं कि ट्रेड यूनियन जो अधिनियम 1926 क्यों लाया गया, क्योंकि श्रमिक अपनी बातों को रखने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से अपने फैक्ट्री मालिक, अपने संस्थानों से वो बार्गेन कर सके। वेतन भुगतान अधिनियम 1936, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946, भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, श्रम कानून अनुपालन नियम, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, और इसके साथ साथ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। यह जो कानून है यह संगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ देता है। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी जो प्रायोजित योजना है वो चलाई जाती है और उसके माध्यम से उन्हें इसका लाभ मिलता है। और आप जानते हैं कि इसके संदर्भ में जो सरकार के जो नियम हैं उसमें जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, और इनके माध्यम से उन्हें लाभ मिलता है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर हैं उनके लिए पेंशन योजना और इसके अलावा स्वास्थ्य आयुष्मान योजना और भी सोशल सिक्योरिटी के जो आधार है जिसके आधार पर श्रमिकों को इनका लाभ मिलता है। सर, जो श्रमिक महिलाएं होती है मूल तौर पर उनके बारे में बात करते हैं, उनके अधिकार और उनके लिए जो कानून है उसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए। महिलाओं के लिए खास करके मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, जेंडर सेंसिटाइजेशन इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, खास करके जो महाविद्यालय हैं, जो संस्थान हैं, उसमें यौन उत्पीड़न से उनको बचाव कैसे किया जा सकता है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और जो नरेगा, ये जो कार्यक्रम है महिलाओं जो कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है उनके लिए ये विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो पुरुष के समान ही उनको जो भी लाभ प्राप्त होते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अलावा वो सारे उनके पाने के हकदार होते हैं। इसलिए महिलाओं के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान है वह राज्य सरकार आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाती है, जो कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो पुरुषों को जो
श्रमिक के रूप में अधिकार प्रदत्त है वो सारे प्रदत्त है, और जो असंगठित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रायोजित योजना है उसका लाभ जो भी हम अब जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वो उसके पाने के अधिकृत और हकदार हैं। सर, जैसा कि आपने अभी बच्चों के प्रावधान के बारे में बताया, तो बाल मजदूरी की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर पाते, शिक्षा नहीं दे पाते और उन्हें मजदूरी पे लगा देते हैं। तो उनके लिए क्या मतलब ये निवारण है, क्या निवारण है बच्चों को मजदूरी पे लगाना, और उनके लिए क्या कानून है, इसके बारे में बताइए। बच्चों के संदर्भ में खास करके जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है, उसके उन्मूलन के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। बाल श्रम के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि कल्टीवेशन और जो फार्मिंग है उसमें बाल श्रम की जो संख्या है अधिक पाई गई है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 और 2016 ये 2 अधिनियम बने हुए हैं। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके अलावा NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम, और इसके अलावा चाइल्ड लेबर एक्ट बने हुए हैं, जिसके अनुपालन के द्वारा जो बाल श्रम है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेइंग है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसमें कहा गया है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। मतलब कि जो बाल है, जो बालक है, वो हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, और उनको बचाए रखने के लिए बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान और केंद्रीय और राज्य स्तर पे भी विधायन बने हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बाल श्रम है उसका उन्मूलन कैसे किया जाए। सबसे बड़ी जो समस्या बाल श्रम के सामने है वह है पॉवर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उनको कैसे प्राप्त कराई जा सके। पुअर एक्सेस टू डिसेंट वर्क, उनको काम करने के लिए महत्वपूर्ण और ऐसे शिष्ट स्थान नहीं है। और इसके साथ साथ लिमिटेड जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड लेबर, इसके साथ साथ नेचुरल जो कैलामिटीज़ है, जो इस प्रकार के महामारी है जिसमें कि बच्चे वंचित हो जाते हैं, अपने परिवार से बिखर जाते हैं, वह भी बाल श्रम के समस्याओं के रूप में हैं। और इन सब के निवारण के लिए ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट बना हुआ है। और इसके साथ साथ सरकार ने तो अब 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षा की व्यवस्था की है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में उसको स्थान दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो आप किसी भी स्थिति में उनको बाल श्रम के रूप में आप नहीं लगा सकते हैं। और सरकार इसके लिए आप जानते हैं कि NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर जो प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो मिड डे मील है और जिसके माध्यम से बच्चों की पहुंच स्कूल तक हो सके, वह बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचने के एक महत्वपूर्ण कारण गरीबी भी है, जिसके कारण बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके साथ साथ आप सब लोग को पता होगा, अवगत होंगे कि सरकार जो है राइट टू गारंटी वर्क, जो कि नरेगा के माध्यम से चलते हैं, जो कि ऐसे गरीब बच्चे जो कि अपने परिवार में भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, जिनके माता पिता, वो नरेगा के माध्यम से उनको आवश्यक जो है दैनिक रूप में काम भी लिया जाएगा और उनके बच्चे स्कूल में जा कर के पढ़ाई भी कर सकेंगे। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था सरकार की है। सरकार उनके लिए विभिन्न और भी योजना हमारे बिहार में खास करके महिलाओं के लिए, महिलाओं जो बच्चियां हैं उनके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सब सरकार की प्रायोजित कार्यक्रम है NCLP के द्वारा, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम, जिसके अधीन यह दिए जाते हैं, जिससे कि बाल श्रम का उन्मूलन किया जा सके। तो बाल श्रम की एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। और मैं इस संदर्भ में एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो कल्टीवेशन और जो फार्मिंग है उसमें बहुत संख्या में जो बाल श्रम है वो काम करते हैं। और इसलिए जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट में प्रावधान रखा गया कि ऐसे उद्यम, ऐसा कोई अंडरटेकिंग जो कि संयुक्त परिवार के रूप में यदि चलाया जाता है, उसमें बाल श्रम का प्रयोग होता है, तो वो इसके दायरे में नहीं आता है। लेकिन अब सरकार ने
6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी रूप में बाल श्रम के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे और उसके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकार के श्रेणी में रखा गया है और सरकार इसके लिए अपने शैक्षणिक संस्थानों में और विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से बच्चों को बाल श्रम से कैसे रोका जाए इसके लिए रोकथाम की पूर्ण व्यवस्था की गई है। सर, निर्माण कामगारों के लिए कौन कौन से पेपर की आवश्यकता होती है जिससे वो पूरा लाभ उठा पाएँ? जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि निर्माण कार्यों में जो कार्यरत जो श्रमिक है वो पंजीकृत श्रमिक के दायरे में आते हैं, क्योंकि वह किसी न किसी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर के अधीन काम करते हैं। तो उनको जो श्रमिक जो बेनिफिट्स है, श्रमिक होने के नाते उनके जो बेनिफिट्स है और जो फैसिलिटीज़ है उनके वो हकदार है और उसके लिए विभिन्न कानून बने हुए हैं जिसके कार्यान्वयन के माध्यम से उन श्रमिकों को उनका लाभ मिलता है, जिसमें महत्वपूर्ण है श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946, कारखाना अधिनियम 1946। ये बहुत महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, इसके माध्यम से ऐसे श्रमिक जो कि निर्माण कार्य में कार्यरत हैं और जो किसी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर के अधीन है या किसी कारखाना में है या किसी इंस्टीट्यूशन में है, भले ही वो डेली वेजेज के रूप में ही कार्यरत होंगे, लेकिन वो इन अधिनियम के माध्यम से जो बेनिफिट्स है, जो फैसिलिटीज़ है, वो पाने के अधिकृत है। और इसके संदर्भ में यदि उन्हें इनका हक नहीं मिलता है तो इसके लिए पिनल प्रोविज़न भी उसी अधिनियम में बनाया गया है जिससे कि इसका उचित कार्यान्वयन हो सके। सर, देश में श्रमिकों के कल्याण की मुख्य चुनौतियां, अगर कानून में कोई परिवर्तन है तो उसके बारे में आप बताइए कुछ। इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि जो श्रमिकों के लिए जो कानून बने हुए हैं, खास करके जो कानून है वो कॉलोनियल पीरियड का है, कॉलोनियल पीरियड औपनिवेशिक काल के हैं और 1883 में बहुत सारे जूट कारखाना औद्योगिक क्रांति के बाद, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुए उसके बाद स्थापित हुए। वैसे कानून जो ब्रिटिश श्रमिक थे उनके लिए बनाए गए थे और जो फैक्ट्री थे, ब्रिटिशर्स जो फैक्ट्री थे उनके पक्ष में वो थे। वो सारे जो कानून हैं उन कानूनों की जो संख्या है लगभग 44 है, जिसको अब समाप्त करके अब 4 कोड में उसको विभाजित कर करके बनाया जा रहा है। तो बहुत बड़ा सोशल लेबर रिफॉर्म होने वाला है, जो कि उस लेबर रिफॉर्म के अंतर्गत जो लेबर के जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, औद्योगिक जो विवाद है जो समाप्त नहीं हो पाती है, जो सोशल सिक्योरिटी है, उनको दूर किया जा सके। और इसके साथ साथ जो विभिन्न कानून, लगभग 44 कानून हैं जिसके कारण बहुत सारी जो कठिनाई और कम्प्लेक्सिटीज आ रही है जिसको दूर किया जाना है। और जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो लेबर है, एक ही जो श्रमिक है विभिन्न कानून के माध्यम से कई जो कोड्स है उनसे संबंधित जो विवाद है जिसके लिए जाना पड़ता था, इन सारी कानूनों को अब एक जगह 4 जगह उसको अब बांटा गया है और इस आधार पे उसमें अब नया परिवर्तन आने जा रहा है। यह जो कानून है इम्पोर्टेंट रूप से जो कोड ऑफ वेजेज, अब जो पेमेंट ऑफ वेजेज है वो समाप्त हो जाएंगे, इसके जगह पे आप कोड ऑफ वेजेज आ जाएगा। दूसरा है इंडस्ट्रियल कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशंस। तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और चौथा है सोशल सिक्योरिटी कोड। ये जो 44 जो लेजिस्लेशन है वो अब समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद अब 4 कोड हो जाएंगे जिसके माध्यम से अब ये जो श्रमिकों की जो समस्या है दूर हो पाएगी। मैं इस संदर्भ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो कोविड-19 जो पीरियड थे जिसके कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो औद्योगिक कारखाने हैं वो उसके ऊपर इसका असर पड़ता, बहुत सारे जो श्रमिक हैं उसके ऊपर इसका असर पड़ता। तो यह जो कोड है उसका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, उसका पब्लिकेशन हो चुका है, उसका प्रकाशन हो चुका है, उसके इम्प्लीमेंटेशन केवल होना है। अब यह सरकार के ऊपर है कि इस कोड का
इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, कार्यान्वयन हो जाएगा, तो जितने भी जो लेबर लॉ से रिलेटेड कानून हैं वह स्वतः समाप्त हो जाएंगे और इसके जगह पे एक ये नया कानून आ जाएगा, जो कि बहुत ही इसके बारे में कहा जाता है कि यह मोर कंड्यूसिव है और बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसके साथ साथ जो एक बेटर फ्रेमवर्क भी दे रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो लेबर जो रिफॉर्म है, जो श्रमिकों के कानून के जो सुधार के जो कानून हैं उसके संदर्भ में एक बहुत ही माइलस्टोन और बहुत ही एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होगा यह जो कोड है वो। और इस प्रकार से जो लेबर जो लॉ है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाले समय में होगा। सर, श्रमिक महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, इसके बारे में बताइए। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महिलाओं के संदर्भ में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जो यौन उत्पीड़न है, खास करके जो पब्लिक प्लेसेस पे, सार्वजनिक स्थलों पे, उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा गाइडलाइंस दिया है। विशाखा गाइडलाइंस की जो पृष्ठभूमि है वो है सीडो, एक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून थे, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। यह जो कानून है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत भी उसका हस्ताक्षर करता था और लंबे समय तक भारत ने इस कानून को लागू नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा वाले मामले में कहा कि जो महिलाओं के संदर्भ में जो भेदभाव है, जो यौन उत्पीड़न है, उसको के लिए संसद कानून बनाए। लेकिन इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह कानून जब तक संसद नहीं बनाती है तब तक यह सर्वोच्च न्यायालय के जो गाइडलाइंस है उसके आधार पे ही ये जारी रहेंगे। महिलाओं के संदर्भ में जो सेक्सुअल जो हरासमेंट है उनके कार्यस्थल पे, उसके लिए महत्वपूर्ण अब कानून बन चुके हैं और इसको जेंडर सेंसिटाइजेशन के तौर पे विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पे उसके जो प्रशासनिक जो अधिकारी है उसके लिए महत्वपूर्ण है कि वो एक जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल बनाएंगे और महिलाओं के उत्पीड़न के संदर्भ में यह जो गाइडलाइंस है और महिलाओं के उत्पीड़न के संदर्भ में यह जो महत्वपूर्ण कानून है जिसके माध्यम से महिलाओं के संदर्भ में जो यौन उत्पीड़न है उसको रोकथाम किया जा सकता है। तो ये जो महिलाओं के संदर्भ में जो यौन उत्पीड़न है सार्वजनिक स्थलों पे, ये विशाखा गाइडलाइंस और इसके साथ साथ जो प्रोहिबिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट 2013 का यह अधिनियम है, इसके माध्यम से इसका रोकथाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देते चलिए। मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और उसकी उन्नति के इंजन और ईंधन श्रमिक होते हैं। श्रमिक का किसी भी राष्ट्र के उन्नति में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं उनके इस योगदान के लिए उन्हें अपनी आदर और मैं उसे नमन करता हूँ। यह संदेश सब तक प्रसारित हो और श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई भेदभाव नहीं हो, यही मेरा शुभकामना है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। अगर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव आप हमें भेजना चाहते हैं तो इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आयाम द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddk.patna@gmail.com। तो दर्शकों, इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।